हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक जो वर्तमान में विद्यालय में चल रही है, सरकारी विद्यालयों में चल रही है। इसके 8 अध्याय अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं। कल अपन ने 9 नंबर अध्याय पढ़ा था, जिसका नाम था सजीव उनकी विशेषताएं और उनकी आवास। इसको अपन ने कल आधा ही पढ़ा था। आज अपन अगला इसका जो शेष पार्ट है उसको पूरा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। कल अपन ने जो सजीव होते हैं जैसे कि जीव जंतु वगैरह, इनके आवास, परिवेश और जो अनुकूलन वगैरह होते हैं, इनके बारे में देखा था। कल अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जो भी अलग अलग आवास होते हैं उनके अंतर्गत पाए जाने वाले पौधे और जीव जंतु और उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, अलग अलग आवास के अकॉर्डिंग क्या विशेषताएं होती है, इस प्रकार से लास्ट टॉपिक पढ़ा था। आज अपन देखते हैं हमारे आसपास की जीव। ये अगला टॉपिक दे रखा है। देखिए, विभिन्न आवासों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और हमारे आसपास जो होती हैं कुछ सजीव वस्तुएं होती हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो कि जिनमें भोजन की आवश्यकता होती है, जो वृद्धि करती है, जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करती है और जो श्वसन करती है, उत्सर्जन करती है आदि। इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो सजीव वस्तुएं होती है। और निर्जीव वस्तुएं वह होती हैं जिनके अंतर्गत भोजन वगैरह जो होती है इनकी आवश्यकता नहीं होती है और जो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, जिनमें श्वसन नहीं होता है, जो चल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। सजीव वस्तुएं जो होती हैं जैसे कि सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, गिलहरी जैसे जीव जंतु जो होते हैं ये सभी सजीव होते हैं। पौधे भी सजीव होते हैं। वह वस्तुएं जिनके अंतर्गत भोजन की आवश्यकता हो, जो वृद्धि करती हो, जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती हो और जो श्वसन करती हो, उत्सर्जन करती हो, ये सभी सजीव कहलाती हैं। और जैसे निर्जीव वस्तुओं में जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर, सिक्का, ये इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं जिनके अंतर्गत सजीवों के लक्षण नहीं होते हैं वे निर्जीव होते हैं। ये न तो चल सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। आगे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है कि क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये स्वयं पोषी होते हैं। और जंतु जो होती है भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और ये अन्य जो जैव प्रक्रम होते हैं सजीवों के अंतर्गत उनके लिए भी ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? तो ये भी बिल्कुल सही है कि सभी जीवों के अंतर्गत वृद्धि परिलक्षित होती है। जैसे कि एक शिशु वृद्धि करके ही वयस्क में बदलता है और जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि करके वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर के चूजा अर्थात मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी या फिर मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं, अतः सभी सजीवों के अंतर्गत वृद्धि होती है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो ये भी इसका आंसर भी हो जाएगा कि हाँ, सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। श्वसन जो होते हैं सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। इसमें ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अर्थात श्वसन के द्वारा ही भोजन से जो होती है ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। श्वसन जो होते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहले हम श्वास लेते हैं, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन घुली हुई होती है। यानी कि वायु में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी जो कुछ मात्रा होती है वो हमारे शरीर के द्वारा उपयोग में ले ली जाती है और जो बाकी बची हुई ऑक्सीजन वगैरह और साथ में अंदर जो उत्पन्न हुई CO2 गैस होती है वो वापस वायु में मिल जाती है और वहाँ से ये वापस जो होती है श्वास के द्वारा ही CO2 युक्त जो अशुद्ध वायु होती है वो श्वास के द्वारा वापस बाहर निष्कासित कर दी जाती है। यही पूरी प्रक्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। देखिए, यहाँ पे CO2 जो होती है वो भोजन के पाचन वगैरह जो होती है उससे उत्पन्न होती है और वो जो CO2
ये जो CO2 होती है वो वापस बाहर निकल जाती है और जो शुद्ध वायु के अंतर्गत ऑक्सीजन आई हुई होती है उसका उपयोग कर लिया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और CO2 गैस छोड़ी जाती है। सभी सजीवों के अंतर्गत अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी में यही होता है। गाय, भैंस और कुत्ता, बिल्ली जैसे जो कुछ जंतु होते हैं उनमें भी श्वसन की प्रक्रिया मनुष्यों की तरह ही होती है। जैसे कुछ जंतु और भी दिए हुए हैं, जैसे केंचुआ जो होता है उसके अंतर्गत त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। इसी प्रकार जो मछली होती है उसमें गिल अर्थात गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है और ये जो गिल्स होती है वो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करके श्वसन करते हैं। और पौधे की जो श्वसन क्रिया होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा CO2 को वायु में निष्कासित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है जिसके अंतर्गत CO2 का उपयोग होता है और ऑक्सीजन निष्कासित होती है, जबकि श्वसन क्रिया जो होती है रात और दिन चलती रहती है। इसमें ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका उपयोग किया जाता है और CO2 गैस निष्कासित की जाती है। भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो निष्कासित जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कि यहाँ पे जो पौधों के अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जो निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो मात्रा पौधे के द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो इसका आंसर भी होगा हाँ। किसी भी कांटे या नुकीली वस्तु के चुभने पर तुरंत हाथ या पैर को हटा लेना ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना है। जैसे कि कुछ अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे प्रिय व्यंजन को देख करके मुंह में लार का आना, अचानक तेज धूप में जाने पर आंखों का कुछ क्षण के लिए बंद हो जाना, ये सभी उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं हैं। इनके अंदर जो होती हैं उद्दीपक कौन कौन से हैं और अनुक्रिया कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे जो होती है कांटा, नुकीली वस्तु, प्रिय व्यंजन, तेज धूप, ये सभी उद्दीपक हैं। और जैसे कि कांटे के चुभने पर हाथ या पैर को हटाना, लार का आना, आंखों का बंद होना, ये सब जो होती हैं अनुक्रियाएं होती हैं। यानी किसी उद्दीपक के मिलने पर उसके प्रति जो भी हम क्रिया करते हैं वो अनुक्रिया हो जाती है। अर्थात सभी सजीव जो होते हैं उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे कुछ जो पौधे होते हैं उनके पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ पौधे होते हैं जिनके अंतर्गत पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। ऐसे ही आगे एक और एग्जाम्पल पौधे का दिया हुआ है कि छुई मुई जो होती हैं जिनको हम गुल मेहंदी भी कहते हैं, उसके पौधे की पत्तियों को जब छुआ जाता है तो वे अचानक से मुरझा जाती हैं। ये भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हैं। अगला पॉइंट दे रखा है, क्या सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं? तो इसका आंसर भी होगा हाँ। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण किए गए भोजन की केवल कुछ मात्रा ही उपयोग में आती है, अतः शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। सजीवों के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन होता है। अगला पॉइंट दे रखा है, क्या पौधे में भी उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर भी होगा हाँ। पौधे जो होते हैं उनके अंतर्गत भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं होती है। कुछ पौधों में इनका निष्कासन स्राव के रूप में होता है। अगला पॉइंट है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर भी होगा हाँ। सभी सजीव जो होते हैं प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा ही अपने समान नए सजीवों को उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ शिशु को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले जैसे कि पक्षी वगैरह होते हैं वो अंडे देते हैं और अंडों के माध्यम से ही स्फुटन के द्वारा जो होती है नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं और फिर वो पक्षी बनते हैं। और कुछ जो होते हैं सजीव शिशु को जन्म देते हैं जैसे कि मनुष्य, जंतु, ये सभी जो होते हैं शिशु को जन्म देते हैं और उसके द्वारा जो होती हैं सजीवों को
अपने समान सजीव उत्पन्न करते हैं। पौधे भी बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। बीज अंकुरित होकर के नए पौधे को उगा सकते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आलू, गुलाब, चमेली, मेहंदी आदि जो पौधे होते हैं ये कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। अतः सजीव प्रजनन के द्वारा ही अपने समान अनेक जीव उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो अपन ने अध्याय 8 के अंतर्गत ये पढ़ा था, सजीवों के अंतर्गत गति। यहाँ पे दे रखा है कि पौधे जो होते हैं भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, बट विभिन्न जो पदार्थ होते हैं जैसे कि जल, खनिज, संश्लेषित जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो पौधे में एक स्थान से दूसरे भाग तक पहुँचते रहते हैं, यानी कि ये भी गति करते हैं, अर्थात इनमें भी गति होती है। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण होता है। अति स्पष्ट है कि सभी सजीव वस्तुओं में भोजन की आवश्यकता श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि तथा मृत्यु होती है। ये सभी जो होते हैं ये सभी सजीवों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अगला पॉइंट है, फिर जीवन क्या है? बीजों में श्वसन के कारण ही गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी होती है, अर्थात यानी कि बीजों की जो गेहूं के बीजों की जो बोरी भरी हुई होती है उसमें अगर हम हाथ डाल के देखें तो हमको कुछ गर्माहट सी महसूस होती है। वो किसके कारण होती है? श्वसन के कारण होती है। बीजों में श्वसन की जो क्रिया होती है वो उस समय भी चलती रहती है जब अन्य प्रक्रम जो होते हैं वो उतने सक्रिय नहीं होते हैं, तब भी श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। आखिर जीवन क्या है? आखिर जीवन है क्या? इसका उत्तर देना सरल नहीं है, बट अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन बहुत ही सुंदर है। आगे कुछ प्रमुख शब्द दे रखे हैं, इनके द्वारा अपन पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि अनुकूलन, यानी कि किसी भी आवास के प्रति जो होती है ढल जाना अनुकूलन होता है। लेकिन अनुकूलन जो होता है एक लॉन्ग अवधि के अंतर्गत यानी लंबी अवधि में होने वाले परिवर्तन होते हैं। जबकि अपन ने एक शब्द पढ़ा था पर्यानुकूलन, यानी कि वो शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि जो कम समय के लिए छोटे छोटे जो परिवर्तन हो जाते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत वो पर्यानुकूलन होते हैं। अगला शब्द दे रखा है आवास, यानी कि कोई भी जंतु जिस जगह पर रहता है और जिस जगह पर वहीं पर जहाँ पे वो रहता है वहीं के भोजन वगैरह इस प्रकार से वहीं की जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है तो वो उसके लिए आवास हो जाता है। जैसे कि आगे कुछ अगला पॉइंट दे रखा है जलीय आवास। जलीय आवास यानी कि जल में जो जीव रहते हैं उनके लिए जल ही क्या हो जाता है? आवास हो जाता है। वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका भोजन वगैरह सब होता है। अगला दे रखा है सजीव। सजीव वे होते हैं जिसके अंतर्गत वृद्धि होती है और श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और बहुत सारी जो सभी प्रक्रियाएं होती है वो होती है। और सजीव जो होते हैं गति करते हैं। तो इस प्रकार से सजीव जो होते हैं उनमें कई सारे लक्षण होते हैं। जैव घटक जो होते हैं, जैव घटक जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये सभी जैव घटक होते हैं, यानी कि जो सजीव होते हैं ना वही एक तरह से जैव घटक होते हैं। और अजैव घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ये सभी जो होते हैं अजीव घटक होते हैं। अगला शब्द दे रखा है प्रजनन। प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीव जो होते हैं अपने समान नए संतान को उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है उत्सर्जन। उत्सर्जन वे प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीव अपने शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासित करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीव जो होते हैं श्वास को अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 गैस को बाहर निष्कासित करते हैं। और वृद्धि जो होती है सभी सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। अगला पॉइंट दे रखा है उद्दीपन। उद्दीपन जो होती है वातावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके प्रति हम तुरंत ही उसमें जो होती है अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि तेज धूप होता है तो तेज धूप में जैसे ही हम निकलते हैं तो अचानक से आंखें बंद हो जाती है, तो इस प्रकार से जो होती है ये उद्दीपन होते हैं। आगे अपन देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं।
पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो रिक्त स्थान वाला दिया हुआ है, यानी कि इनमें कुछ शब्द फिल करने हैं, जैसे कि पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो पौधे और जंतुओं के अंतर्गत जो विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो उसको आवास में रहने के योग्य बनाता है, तो यानी कि ये क्या है, अनुकूलन है। तो यहाँ पे आ जाएगा अनुकूलन। अगला पॉइंट है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं। तो स्थल पे जो पाया जाता है उसको स्थलीय आवास कह देते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं तो वो कौन सा आवास हो जाएगा, जलीय आवास हो जाएगा। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के कौन से घटक है। तो मृदा, जल और वायु जो होती है किसी भी आवास के अजैव घटक होते हैं। अगला दे रखा है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो हमारे उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो वो उद्दीपन कहलाते हैं। अगला दे रखा है कि कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुएं जिनमें सजीवों के भी दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे जैसे कि यहाँ पे कोई भी जैसे चलने वाली जो वस्तुएं होती है जैसे साइकिल, बस वगैरह कुछ भी हो सकती है, और एक चंद्रमा, ये जो होते हैं इनमें सजीवों के लक्षण, जैसे कि ये गति करती है और चंद्रमा जो होती है अपने आकार में घटता बढ़ता रहता है, तो इस प्रकार से ये इनके लक्षण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है और यहाँ तक बायोलॉजी के चैप्टर्स थे जो कि कंप्लीट हो गए। कल से अपन अगला जो 10 नंबर अध्याय है वो पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।